नमस्कार, मेरा नाम है श्रेयस अत्रे। मैं 23 साल का हूँ और मैं कानून की पढ़ाई करता हूँ। और आज मैं बात करूँगा कि जेएलपीटी में रीडिंग सेक्शन यानी कि दोक्काई सेक्शन को आसानी से कैसे सॉल्व किया जाए, इसके बारे में देखिए। तो इससे पहले मैं ट्रिक्स या कोई भी टिप्स दूँ रीडिंग के बारे में, उससे पहले मैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बोलूँगा, वो है टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि टिप्स या क्वेश्चन समझने से पहले हमको ये समझने की ज़रूरत है कि हम कैसे और कहाँ से शुरुआत करें। तो देखिए, आपको पता है कि 2009 से नई जो जेएलपीटी चालू है उसमें मोचिगोई बुंपो दोक्काई, ये चारों सेक्शन जो है, मतलब रीडिंग, ग्रामर और वोकैबलरी का सेक्शन है, वो एक साथ हो गया और उसको 105 मिनट दिए गए। लेकिन बहुत से लोग गलती करके वोकैबलरी का सेक्शन सॉल्व करते हैं, जो बहुत बड़ी गलती करते हैं। मैं खुद आपको एडवाइस दूंगा कि आप डायरेक्टली दोक्काई सेक्शन से उल्टा चालू कीजिए। क्योंकि जब आपका माइंड फ्रेश होता है तब आप रीडिंग के जो लंबे लंबे पैसेज होते हैं वो आसानी से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको पहली सलाह दूंगा कि आप उल्टा चालू कीजिए। तो सबसे पहले आपको चालू करना है सबसे छोटे पैसेजेस से। इसकी वजह बताता हूँ मैं आपको। क्योंकि दोक्काई सेक्शन होता है 60 मार्क्स का, मतलब होता है 20 मार्क के छोटे पैसेज, 20 मार्क के मीडियम साइज पैसेज और 20 मार्क के सबसे बड़े पैसेज, जिसे थाम्बुंग, ज्यूबुंग, चोबुंग कहते हैं। तो अगर आपने बड़े पैसेज से चालू किया तो आपको पहले ही आप बहुत सारा वक्त ले लेंगे और बाकी के जो 40 मार्क्स है, मतलब शॉर्ट और मीडियम पैसेज के, वो आप खो बैठेंगे। इसलिए मेरी यह सलाह है कि आपका जब माइंड फ्रेश रहता है तब झट से जल्दी जल्दी से शॉर्ट और मीडियम पैसेज सॉल्व कीजिए। यहाँ पे आपने 40 मार्क्स सिक्योर कीजिए। इसका मतलब आप इंडिपेंडेंट, आपका जो पासिंग स्कोर होता है वो पहले आप सिक्योर कीजिए। क्योंकि हर सेक्शन में इंडिविजुअल पासिंग की भी ज़रूरत होती है। और एंड में, अंत में लॉन्ग पैसेजेस, जो सबसे बड़े पैसेज होते हैं, वो कीजिए। तब तक आपका माइंड वार्म अप भी हो गया होगा। और उसके बाद मोचिगोई और बुम्पो अटेम्प्ट कीजिए। ये मेरे ख्याल से सबसे अच्छा और आइडियल मार्ग रहेगा। ये मेरा पर्सनल मार्ग है, इसलिए आप शायद कोई अलग स्टाइल में कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे मेरे लिए बेहतरीन मार्ग रहा है आज तक। तो अब बहुत हो गई टाइम मैनेजमेंट की। अब मैं बात करूंगा कि क्वेश्चन को एक्चुअली हम इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हमें यह समझना होगा कि टाइप्स क्या होते हैं क्वेश्चन के। रफली मैंने कैटेगराइज किया है हर क्वेश्चन को, और मैंने ये समझा है कि सिर्फ 4 टाइप्स है क्वेश्चंस में। कौन से टाइप्स है देखते हैं। पहला टाइप है नानी नानी होन्यारारा नी त्सुइते तदाशी मोनो वा दोरे का। ये होन्यारारा मतलब डैश डैश को जो हम हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं, उसे जापानीज में होन्यारारा कहते हैं। ये जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। ये होता है पहला टाइप। दूसरा टाइप होता है होन्यारारा तो वा नानी का, होन्यारारा तो वा नाजे का, लियू ओ नोबे नासाई। थर्ड टाइप होता है होन्याराराについて筆者の一番言いたいことは何か、あるいは और 最も言いたいことは何か。और फोर्थ टाइप होन्याराराに入る言葉はどれか। ये थोड़ा सा सेकंड टाइप से मिलता जुलता है। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन के 4 टाइप। इसमें जो टाइप 1, 2 और 4 नंबर 4 है, ये हम पैराग्राफ बिना पढ़े हुए इसका जवाब हम ढूंढ सकते हैं। कैसे? इसमें इसके 2 मार्ग हैं। पहला मार्ग है, पहले ऑप्शंस पढ़िए और कीवर्ड की जांच कीजिए। ऑप्शंस, लोग क्या गलती करते हैं कि पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ देते हैं और फिर बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये इन्फॉर्मेशन, ये पहले लाइन में क्या लिखा था। स्पेशली ये बड़े वाले पैराग्राफ्स में, लॉन्ग पैराग्राफ्स में आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्योंकि आप पहली लाइन पढ़ोगे और आखिरी लाइन, उसमें बीच में 20 सेंटेंसेस हो गए। इसका मतलब आप जब तक 20वीं लाइन पढ़ रहे हो तब तक आप पहली लाइन में क्या लिखा है भूल जाते हो। इसलिए मेरी ये सजेशन है कि पहले ऑप्शंस पढ़ो और फिर ये जानो, फिर स्पॉट करो कि आपको कौन सा सेक्शन देखना है, वो कीवर्ड कहाँ पे लिखा गया है। लेकिन ये ट्रिक वर्क होती है सिर्फ पहला, दूसरा और फोर्थ वाला टाइप जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया उसमें। थर्ड वाला क्वेश्चन जो होता है, हिस्सा नो ईताई मोत्तोमो ईताई कोतो वा नानी का, あるいは、ほにゃららについて
筆者が一番何を言いたいんですか? मतलब डैश डैश के बारे में लेखक सबसे ज्यादा क्या कहना चाहता है. ये क्वेश्चन अगर आए तो आप बहुत ही बदनसीब है. स्पेशली अगर शॉर्ट पैसेज में आए, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मेरे पास तो कोई ट्रिक नहीं है. ऐसा अगर क्वेश्चन आपके पास आए तो आपको वो पैराग्राफ पूरा पढ़ना होगा, क्योंकि वो पैराग्राफ में पहली और आखिरी लाइन पढ़ के कुछ लोग जवाब देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कभी भी ट्रिक वर्क नहीं होती. और अभी मैं आपको डेमो दिखाऊंगा कि मैंने अभी जो भी ट्रिक्स और टाइप्स बताए वो कैसे आते हैं और कैसे सॉल्व किया जाता है. देखिए, अब मैं आपको एक एक्चुअल में डेमो देता हूँ कि मेरा जो लॉजिक है वो कैसे अप्लाई किया जा सकता है. तो देखते हैं हम. मैंने एक रैंडम क्वेश्चन लिया है. देखते हैं, चलो इसका पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं. この両者は何を指してるか. मतलब क्वेश्चन से मुझे पता चलता है कि दो चीजें हैं और ये दो और वो दो चीजें क्या है मुझे ढूंढनी है. ऑप्शंस और क्वेश्चन देख के मुझे झट से पता चलता है. अब देखते हैं मेरा लॉजिक क्या है. पहली वाली सेंटेंस पढ़ो, देखते हैं आप. 電動ミシンや全自動洗濯機、クーラーなどに組み込まれてて、同調節を行っているのは超小型、超小型、I'm sorry、コンピューターです。मिल गया आंसर. कैसे मिल गया? 何々のは超小型कंप्यूटरです. इससे मुझे आंसर मिल जाता है. कैसे? क्योंकि ये यहाँ पे एक टाइप के बारे में बात करें. 何々のはです, मतलब और एक चीज के बारे में उन्होंने पहले सेंटेंस में बोला है, लेकिन मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खोगाता कंप्यूटर का ऑपोजिट क्या होता है? ओगाता कंप्यूटर. और वो शब्द भी मैं कंफर्म कर सकता हूँ, ऊपर की लाइन में दिखा है. देखिए पहली लाइन में लिखा है 銀行の預金や側金を扱ってしているのは大型コンピューターです. यहाँ पे ओ की कांजी नहीं है, ये मिसप्रिंट हो गई, लेकिन मिल गया आंसर. मैंने पैराग्राफ पढ़ा भी नहीं है पूरा, लेकिन सिर्फ लॉजिक से मैंने सॉल्व किया है कि कोगाता का ऑपोजिट है ओगाता. पहली सेंटेंस में कोगाता है, मतलब ऊपर वाली सेंटेंस में ओगाता होगा. हो गया सॉल्व. और दो तीन क्वेश्चंस देखते हैं. आपको अभी भी यकीन नहीं हुआ कि मेरा लॉजिक वर्क होता है. और दो तीन क्वेश्चंस देखते हैं. अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं. पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, पैराग्राफ नहीं पढ़ूंगा मैं. 筆者が考える世界が近くなる条件はどれか. अब मुझे कुछ दो कंडीशंस, नहीं कंडीशंस नहीं है, लेकिन उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक ढूंढनी है. अब मुझे ये एग्जैक्ट जो कीवर्ड है ये मुझे ढूंढना है पैराग्राफ में. अब ये पैराग्राफ में डायरेक्टली नहीं दिया है, इस बार इनडायरेक्टली दिया है. देखो कहाँ पे मुझे मिल गया है. तीसरी लाइन पे देखो, 世界を身近に引きつける本当の条件になるのである. देखो ये ट्रिक है. इन्होंने इस बार डायरेक्टली नहीं दिया है, लेकिन इनडायरेक्टली इसका मतलब होता है. मुझे बताओ, 世界を身近に引きつける本当の条件, मतलब क्या? इज इक्वल टू 世界が近くなる条件. राइट, मिल गया आंसर, मिल गया हमारा कीवर्ड. अब हमें क्या करना है? उसकी पहली वाली जो लाइन है, मेरी वाली जो ट्रिक है, लॉजिक है, वो इस्तेमाल करना है. अब क्या है देखती है. देखो पहली वाली लाइन, 例えば地域研究がどれだけ深まるかということが. मिल गया आंसर. हमें उसकी पहली वाली लाइन भी नहीं पढ़नी पड़ी, उसी लाइन में आंसर दिया है. अब देखते हैं ऑप्शंस में है क्या नहीं. 1. 映像や交通工事の発達、地政問題にすること、地域研究を深めること. मिल गया आंसर. थर्ड में तो दिया है. अब यही आंसर है, हम चेक करते हैं, जो मैंने चेक करके रखा है ऑलरेडी, क्योंकि मैं एक्चुअली ये बात करने से पहले मैंने आंसर्स चेक करके रखे हैं. लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि ये ट्रिक जो है, लॉजिक है, वो छोटे पैराग्राफ्स और मिडिल साइज के जो तुक्का होती है उसमें किसी पैराग्राफ में भी वर्क होता है. मैं आपको और दो तीन एग्जाम्पल दिखाता हूँ. अब मैं एक ऐसा क्वेश्चन डील करूँगा जिसमें कभी कभी मेरा लॉजिक थोड़ा सा अलग तरीके से ट्विस्ट करके अप्लाई करना पड़ता है. देखिए, इसमें पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना है. 豊かな人は税金を払い、貧しい人は税金を払わなくていいという考えに賛成の人は何人いますか? मतलब बेसिकली गरीबों को टैक्स नहीं भरना है, बस पैसे वालों को टैक्स भरना है. ऐसे लोग हमें कितने ढूंढने? 4 लोग दिए उसमें. हमें 4 लोगों के चारों लोगों के जो डायलॉग्स है पूरे नहीं पढ़ने हैं. पहले सेंटेंस से ही पता चलता है कि वो लोग, उनके लोगों की क्या सोच है. देखिए, आप ही देखिए. अब ए सान क्या कह रहे हैं? 豊かな人はたくさんお金を持ってて. बस इतना ही पढ़िए, आगे पढ़ने की जरूरत क्या है? इस पहले सेंटेंस से ही पता चलता है कि ये लोग
इसको लगता है कि पैसे वालों के पास, जो अमीर लोग होते हैं उनके पास बहुत सारा पैसा है। मतलब क्या, ये एग्री करता है, हो गया हमारा एक बंदा यहाँ पे। सेकंड बी सान देखो, जे की वहां सेफ नो शिगो तो नहीं होनी जाने दस, नहीं, टैक्स टैक्स होता है और वो गवर्नमेंट यूज करती है। नहीं, ये आदमी थोड़ा सा टेढ़ा है, इसलिए ये एग्री नहीं करता। गया एक सी, माजुशी तो अजय की हराना का मुस्का है, नहीं नहीं, लेकिन गरीब लोग पैसे नहीं भर सकते। हो गया हमारे साइड पे, और एक हो गया, और एक बंदा आ गया। पहले लाइन से पता चलता है कि ये लोग क्या सोचते हैं, आगे का पढ़ने का भी नहीं। और डी, युता का नाश्तो हजमे का युता का नाम का नहीं, ये बोल रहा है कि नहीं, जो पैसे वाले लोग पहले पहले गरीब थे और अपने, ऐसे नहीं बोल रहा है, मतलब ये बोल रहा है कि पहले पहले से इनके पास पैसा नहीं था। ये भी टेढ़ा आदमी है, इसको भी लगता है कि गरीब लोगों को भी टैक्स भरना चाहिए। इससे एक एक लाइन पढ़ने से, लाइन के पहला हाफ पढ़ने से हमें पता चलता है कि सिर्फ दो ही लोग हैं जो इस आइडिया को सपोर्ट करते हैं, इसलिए हमारा आंसर हो गया दो। इसलिए ये लॉजिक सभी जगह वैसे अप्लाई होता है, थोड़ा सा ही पढ़ने का है हमको, जितना जरूरत है उतना ही पढ़ने का है। और एक क्वेश्चन देखते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अभी ये क्वेश्चन देखो, नानीよりも必要になるものは何か। देखो टिपिकल क्वेश्चन है, बहुत इजी है। अंडरलाइन किया है, उसकी पहली वाली लाइन पढ़ो, मिल जाएगा आंसर। 家族の本を読むためには本を早く読み上げる技術を身につけることが何よりも必要になる। मिल गया आंसर। अब ऑप्शंस देखो, ए 1 熟読の技術, हो सकता है लेकिन मालूम नहीं। बी 速読の技術, मिल गया आंसर। मेरे को सी और डी, आई मीन 3 और 4 ऑप्शंस देखने ही नहीं है, मुझे अपने नंबर 2 में आंसर मिल गया। क्यों? अब ट्रिकी पार्ट देखो, मेरा आंसर इस पार्ट में छुपा है, होंग ओ हायाकु योमियागेरु। ये एडजेक्टिव हायाकु बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एडजेक्टिव कहाँ पे आता है? ऑप्शन नंबर 2 में, क्योंकि इस कांजी का रीडिंग भी हाया ही है, और इसे ज्वाइन करके इस कांजी को सुकुदुक मतलब फास्ट रीडिंग, रैपिड रीडिंग कहते हैं। इसलिए किताब को जल्द से पढ़ना, फास्ट रीडिंग, रैपिड रीडिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसे यहाँ पे लेखक कहना चाहता है। मिल गया ऑप्शन। हाँ, आपको मतलब पॉसिबिलिटी है कि आप 1 और 2 में कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है, हो सकते हैं कंफ्यूज, लेकिन ऐसे समय आपको और दूसरे ऑप्शंस पढ़ने हैं, और फिर आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा कि नहीं, पहला ऑप्शन नहीं, दूसरा ऑप्शन ज़्यादा सही है, तो जो ज़्यादा सही है वो आप सिलेक्ट करेंगे। तो इस प्रकार से मैंने आज छोटी सी एक मेरी तरफ से आपको ट्रिक बताई है, लेकिन 100% ये ट्रिक किसी भी धोखा में काम करेगी इसकी गारंटी नहीं है। इसलिए प्लीज़ ऐसे गलत फहमी मत रखिए कि नहीं यार तुम्हारी ट्रिक काम नहीं कर रही है, यार इस क्वेश्चन में काम नहीं कर रही है, ऐसे कैसे होता है, तुमने गलत बताया। नहीं, ये 70 to 80% क्वेश्चन में काम करती है, लेकिन जो 20% क्वेश्चन होते हैं, जो मैंने बताया कि हिस्सा का मोत्तो मो इताई को तो अनानी का, उसमें आपको पूरा पैसेज ही पढ़ना है। आप बहुत बदनसीब है अगर ये क्वेश्चन आपको आया तो, इसमें आपको पूरा पैसेज ही पढ़ना है, या वो पूरा पैराग्राफ ही पढ़ना है, क्योंकि उसमें जानबूझ के वो पहले और आखिरी सेंटेंस में कुछ ऐसा डाल देंगे जिससे आपको वो आंसर लगे, लेकिन वो आंसर कभी नहीं होता है, वो आंसर हमेशा बीच में रहता है, और उसके लिए आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ना है। इसलिए मैं आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आपको इस ट्रिक से फ़ायदा होगा और आप जल्द से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग इस ऑर्डर में। और आप ट्राई करके देखिए, अगर इस ट्रिक में काम नहीं किया, अगर आपके पास कोई अच्छे ट्रिक से मेरे से, तो प्लीज़ मुझे बताइए, क्योंकि मैं खुद N1 4 साल पहले पास हो गया हूँ, और मैं खुद लोगों को अच्छे ट्रिक्स एक्चुअली उनके लिए परिचय करना चाहता हूँ। तो प्लीज़ मुझे बताइए अगर आपके पास कोई अच्छे ट्रिक्स हो। तो धन्यवाद, और अगले वीडियो का इंतज़ार।